नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे खुद डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और खुद एसएसपी हफीज बुक्टी के माबैन जो एक जंग छिड़ चुकी है, जिस जंग के नतीजे में इस वक्त जो है एक सियासी महाज आरई ने भी जन्म ले लिया है। और अब मालूम ये हुआ है कि खुद वो कमेटी जो सिंध पुलिस के आईजी ने तश्कील दी थी एक एडिशनल आईजी की सरबराही में, उस कमेटी ने अपनी बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है, दोनों को बारी बारी बुलाकर उनके बयानात कलमबर करने की सूरत में। इस कमेटी के सामने कौन मुतमईन था और कौन परेशान, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि खुद रोंती थाने के जेर हिरासत एसएचओ शकूर लाको का एक हफ्ते का जो है पुलिस रिमांड ले लिया गया है, और पुलिस रिमांड के बाद जो है खुद वहां लड़काना के डीआईजी नासिर खताब जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, वो जो है खुद एक बंद जबान जो है वो खुलवाने में बिल आखिर कामयाब हो गए। यानी दूसरे मानों में जो है लाखों ने जो है वो अपनी जबान खोल दी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें कुछ जो लोग चुप हैं, जो कुछ कह नहीं रहे हैं, उन्हीं की जो है तासुरात, उन्हीं के जज्बात, उन्हीं के ख्यालात मालूम करने के लिए मैंने एक बार फिर मुल्क के मुमताज सहाफी इमदाद सोमरो को जहमत दी है, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर कराची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमदाद सोमरो साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू हनी भाई, मेहरबानी। आपकी बड़ी गहरी नजर है इस वक्त सिंध पुलिस में, जो ये एक ज्वालामुखी फट चुकी है, दो बहुत बड़े अफसरों में जो है वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाने की शिकल में। पिछले प्रोग्राम में जो है वो आपने बहुत कुछ कहा था। हमारे व्यूअर जो है, देखने वाले जो है वो बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा जो है उनके कमेंट्स आए कि भाई इमदाद सोमरो को आप दावत देते हैं, इमदाद सोमरो आते हैं, और जिसको आप फरिश्ता साबित करते हो, इमदाद सोमरो जो है वो अपने यानी कि दलाइल के जरिए आप ही के फरिश्ते को जो है बहुत बड़ा विलन और बहुत बड़ा जो है वो यानी कि एक दूसरी तरह से जो है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, और आप इन तमाम तर कार्रवाइयों में जो है एक खामोश तमाशाई बुत बनकर जो है सब कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। क्या वजह क्या है इसकी? तो उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बहादुर शाह जफर का बड़ा मशहूर शेर है कि बात करनी बड़ी मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी, जैसी तेरी महफिल है अब, ऐसी कभी तो न थी। तो मैं ये कहूंगा कि भाई हमारा प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम में मेहमान के हैसियत से जो है इमदाद सोमरो आते हैं, और ये इख्तिलाफात राय पर जो है मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम है, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इख्तिलाफ राय के नतीजे में जो है वो हकाइक सामने आते हैं। तो ये गुजारिश थी जो कि मुझे करनी थी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। यही जो है इख्तिलाफ राय का या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है पेश कर ना करने के नतीजे में जो है ये ज्वालामुखी फटी है, खुद गोडकी के एसएसपी के मीडिया टॉक की शक्ल में। अगर उन्हें जो है डीआईजी सखर मौका देते, उनकी बात सुनते, तो शायद ये नौबत ना आती। और उनसे बढ़कर अगर खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन उन्हें बुलाते, जिसकी उन्होंने पर्सनल जो है हेयरिंग की, बाकायदा एक गुजारिश की थी, दरखास्त की थी, लेकिन बदकिस्मती से आईजी सिंध ने भी जो है वो उन्हें नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में जो है फिर उनके पास कोई और फोरम ना रहा अपने दिल की बड़ास निकालने के लिए, या फिर दूसरे मानों में अपनी सफाई पेश करने के लिए। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इसी नुक्ते से करते हैं, इसी बात से करते हैं कि पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि कसूर जो है वो हफीज बुक्टी का है, कि हफीज बुक्टी ने जो है वो प्रेस टॉक क्यों किया। वो एक पीएसपी अफसर हैं, उन्हें जो है वो एसएसपी की हैसियत से सरकारी अफसर की, सरकारी मुलाजिम की कुछ कय्यूद होती है, कुछ उनको ज़ाब्ते होते हैं, उसमें वो बंदा होता है। वो अपनी बात इस तरीके से सियासी लीडर बनकर या कोई वडेरा या कोई जागीरदार बनकर नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही थी। अब आपके ख्याल में क्या है कि उनका जो इकदाम था वो सही था या गलत था? अब एक बार फिर हमें बताएं जी, इमदाद सोमरो साहब। मेहरबानी।
हनीफ भाई, आपने कहा कि आपके व्यूअर्स ने आपके ऊपर तनकीद की है कि आप खामोश रहते हैं, और उसमें आपने मिर्जा गालिब साहब का शेर भी सुनाया। तो मैं नहीं, आपको बहादुर शाह जफर का, सॉरी। बहादुर शाह जफर का, तो मैं आपको फैज़ाबंद फैज का शेर सुनाता हूँ कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, आप बोलें, खुल के बोलें। और दूसरी बात यह है कि सहाफत का ये उसूल है, बुनियादी प्रिंसिपल है, और जमहूरियत का भी ये हुस्न है कि इख्तिलाफ राय, जी। इख्तिलाफ राय का मतलब दुश्मनी नहीं होती। इख्तिलाफ राय रखने के बावजूद एक दूसरे के राय का एहतराम करते हुए बिल्कुल एक दूसरे की इज्जत देनी चाहिए। दूसरा ये कि मैंने किसी को फरिश्ता नहीं कहा, और ना किसी को मैंने विलन कहा या कसूरवार करार दिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जनाब अब्दुल हफीज बुक्टी साहब ने ओवर रिएक्ट किया है। माना जो उनको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, एज ए पुलिस ऑफिसर, वो उन्होंने किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने आईजी गुलाम नबी मेमन साहब को पर्सनल हियरिंग के लिए कहा था, जो उनको मौका नहीं दिया गया, या उनको ये जी ने नहीं सुना। ये मेरे इल्म में नहीं है, ना मुझे किसी जरिए ने बताया। आपकी मालूमात यकीनन दुरुस्त होगी। तो देखें, पुलिस में या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, मुझे सर्विस रूल्स का थोड़ा ज्यादा इसलिए पता है कि मैं 17 साल सरकारी मुलाजिम रहा हूँ। तो मैं अपने से, मतलब मेरी इनिशियली ग्रेड 11 में अपॉइंटमेंट हुई थी, फिर 16 में मैंने रिजाइन करके जर्नलिज्म में आ गया। तो मेरा ये इस्तेकाक और हक नहीं बनता था एज ए गवर्नमेंट मुलाजिम कि मैं ग्रेड 11 में होकर जो मेरा बॉस है या सेक्रेटरी है, मैं उसको डायरेक्ट अप्रोच करूं, या इवन जो हमारा अफसर है तो एक डिसिप्लिन बना होता है जिसको थ्रू प्रॉपर चैनल कहते हैं। जी। और मैं तो सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम था। लेकिन जो सिंध पुलिस है वो एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, और बुनियादी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, जिससे अवाम के तकरीबन 80% 90% मामला होते हैं। तो डिसिप्लिन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का अफसर को डायरेक्ट अपने कमांडर के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए थी। फर्ज करें कि पीर मोहम्मद शाह ने खत लिखा, पीर मोहम्मद शाह ने कोई एक्शन तो नहीं लिया इनके खिलाफ। उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी अपने आईजी को, जो एज ए सुपरवाइजिंग पुलिस ऑफिसर वो कर सकता है, उसका राइट है। उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजी, अपनी ऑब्जर्वेशन भेजी, अपना मुशाहिदा भेजा कि इस तरह हो रहा है, और यहाँ पर हफीज बुक्टी साहब गलत हैं। उनकी मतलब ये मुशाहिदा था, जरूरी नहीं है कि सही है। उन्होंने अपना एक मुशाहिदा भेजा और आईजी को कहा कि आप करें। अब आईजी साहब की मर्जी है कि वो उसको करें या ना करें। और आईजी साहब ने उनके खत का कोई असर नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई शोकाज नोटिस, कोई एक्सप्लेनेशन हफीज बुक्टी साहब को नहीं दिया। मामला खराब हुआ जब वो मीडिया पे आए, 3-4 लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसमें उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। फिर कोलेटरल डैमेज के तौर पर डीआईजी साहब को भी वो अपने साथ, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे की तरह, या हो सकता है कि वो सिंध पुलिस की अथॉरिटीज या होम डिपार्टमेंट या सिंध पुलिस के जो सिंध हुकूमत के जो हुक्मरान है वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हमने दोनों को हटाया, ताकि अब जो ये जो हाई पावर इंक्वायरी है वो सही तौर पे हो सके। और दूसरी बात अनिल भाई, हमारे जिस तरह जजेस के फैसले से सब राजी नहीं होते हैं, और सहाफियों की खबरों से या सहाफियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कैसे राजी हो सकते हैं। जाहिर है मेरा एक मौकफ है, उसे कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। लेकिन मैं किसी की नाराजगी या किसी खुश होने से हटकर अपने समझ के हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने अपना मौकफ दिया है। जी। अच्छा, आपने ये कहा कि डीआईजी ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने तो एक लेटर लिख दिया, ठीक है ना, एक्शन उन्होंने नहीं दिया। अब एक्शन से क्या मुराद था कि उनको खड़े खड़े सस्पेंड कर देते या उन्हें खड़े खड़े के लॉकअप में डाल देते? भाई ये तो उस एक्शन से बड़ा एक्शन था ये, जिसको आप नजर मतलब कि उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं कि एक लेटर उन्होंने लिख दिया। अब किसी सिटिंग
एसएसपी पर आप ये इल्जाम लगाओ कि भाई ये डाकुओं से मिला हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से लेटर तो नहीं, ये तो चार्जशीट है। ये तो एक तरीके से आपने उसकी नौकरी खत्म कर दी कि भाई ये जो एसएसपी है ये क्या नाम है, डाकुओं से मिला हुआ है। अब आपके भी इल्म में होगा, अभी काफी दिन हो चुके हैं इस वाकये को, 14 अक्टूबर का वाकया है और आज मेरा ख्याल है कि 24 अक्टूबर हो गए, 10 दिन हो गए इसको। तो मालूमात तो आपको भी होगी कि भाई ये जो लाखों गिरफ्तार होता है सोचो, उसके बाद ये लेटर जनरेट होता है। अब एसएसपी को वहां पर आए हुए तकरीबन मेरा ख्याल है अब पूरे 2 महीने हो गए। अब 2 महीनों में जो है ये हकीकत, ये राज जो है डीआईजी पर उस वक्त फाश हुआ जब उनका लाडला एसएचओ जो है वो अरेस्ट हो गया एक खतरनाक केस में, जिसके लिए यानी कि उस लेटर के लिखने से पहले जो इत्तला मुझे मिली कि ये कहा गया एसएसपी से कि इसको रिहा कर दो, ये पुलिस की जो है इज्जत का मामला है, पुलिस का मोराल खत्म हो जाएगा और ये फलाना फलाना इस किस्म की जो कहा गया, उन्होंने जब इनकार किया तो उसके बाद जो है वो लेटर उन्होंने लिख दिया। ये इत्तला मेरे पास पहुंची। आप क्या कहते हैं इस पर? मुझे इल्म नहीं है, इनकी जो आपस में करस्पॉन्डेंस है जाहिर है वो एसएसपी और डीआईजी के दरमियान होगी। लेटर कब लिखा गया, लाखों की गिरफ्तारी के बाद लिखा गया, उनकी गिरफ्तारी से पहले लिखा गया, लेकिन जो घोटकी पुलिस के जराए हैं या सखर पुलिस के जराए हैं, जी मेरी जी। बराह रास्त ना बुक्की साहब से बात हुई है ना पीमोन शाह साहब से बात हुई है। अच्छा। उन जराए का ये कहना है कि अपना डीआईजी साहब ने और आईजी सिंध साहब ने हम्म हफीज बुक्टी साहब के जो एक्शंस थे, जो मुलाकातें कर रहे थे, उस पर हम्म 3-4 मरतबा नापसंदीदगी का इजहार किया। ये मतलब मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। उनको जो वो क्लेम कर रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि डीआईजी साहब को भी पता है कि मैं डाकुओं से मुलाकात कर रहा हूँ, उनको सरेंडर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको वाज़ेह तौर पे ये कहा गया था कि जो भी डाकू किसी भी कम्युनिटी के अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस हैं, जिन्होंने डीएसपी अब्दुल मालिक भुट्टो के साथ सारी पुलिस वालों को शहीद कर दिया था, जिस घर में उन्होंने पनाह ली थी उस घर को रॉकेट मारकर उन्होंने 200 से ज्यादा रॉकेट मारकर उनको डिमोलिश कर दिया था। कोई 12-14 पुलिस अफसरान और सिपाही शहीद हुए थे। रिसेंटली उन्होंने पंजाब पुलिस के जो 12 लोग शहीद हुए हैं, तो उस केसेस में, उन मुकदमात में जो मुलविस डाकू हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं है। उसूली तौर पे हनीफ साहब, मैं इस वक्त अपने घर में या आप अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम इसलिए सुकून का सांस ले रहे हैं और सुकून से बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर एक पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ है। तो उस पुलिस के सिपाही को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको डिस्ग्रेस करता है या उसको कोई कत्ल करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी रियासत की रिट को चैलेंज किया, रियासत की रिट को चैलेंज किया और रियासत के बुनियादी जो यूनिट है, पुलिस का जो सिपाही है या उसका अफसर है, उसको कत्ल किया। उसके लिए कानून के किसी भी किताब में, उसूल के किसी भी किताब में कोई माफी नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस वाला खुद महफूज नहीं होगा तो मेरी और आपकी वो जान कैसे बचाएगा? या वो जो पुलिस वाले शहीद हुए, मालिक भुट्टो शहीद हुआ, सिंध पुलिस का एक मायानाज अफसर था, और जो पंजाब पुलिस के जो नौजवान 12 शहीद हुए, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी वारिस होंगे। ये उनके वारिसों के साथ, उन शहीदों के वारिसों के साथ ज्यादती नहीं होगी कि उनके कत्ल में मुलविस लोगों के साथ एसपी रैंक का अफसर मुलाकात करे और उनको राजी करे, सरेंडर करे, उनको जान बख्शी का वादा करे। तो ये ज्यादती है और ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। बुगटी साहब को अपने अफसरान का, बाला अफसरान के जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करना चाहिए था। जो पुलिस अफसरान के केसेस में हैं लोग, और उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, एसपी बुगटी साहब ने इस पूरे अरसे में 6-7 हफ्ते जो भी उनको मिले, उन्होंने कोई भी काबिल जिक्र कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। सवाए तकरीरें करने के, खुली कचहरियां करने के। हमारा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नसरुल्लाह गडानी शहीद हो गया, उसके 2 कातिल हैं मेन जो घोटकी में छुपे हुए हैं। इसने एक दफा भी संजीदा कोशिश की, ये गया खालिद लोन के गांव में उसको गिरफ्तार करने के लिए, कोई झूठी सच्ची कोशिश भी उन्होंने नहीं की। अच्छा बाकी इमरान। मीडिया से बात करना, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक्शन कौन सा उठाया, कौन सा डाकू गिरफ्तार किया, कौन सा मुकदमा उन्होंने हल किया। और आपको, आपके मेरे से ज्यादा इल्म होगा कि घोटकी में गुटखा, मावा, शराब, मंशियात और तेल, पेट्रोल, ईरानी ऑयल, ये उरूज पे नहीं है। उनमें से कौन सी चीज खत्म हुई?
इमदाद साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, लेकिन उनके 2 महीने में कोई इतना बड़ा वाक़या भी नहीं हुआ कि पुलिस वाले कोई मारे गए हैं, कोई अगवा हुए हैं, कोई एक वाक़या भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है ना? अगर अब कच्चे का एसएसपी वो भी है, तो कच्चे के तो 4 और भी एसएसपी हैं, जैकबाबाद भी है, कशमोर में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मुझे बताया ना, दूसरे जो है क्या नाम है अपना जैकबाबाद, शिकारपुर में सब जगह तो वारदातें हो रही हैं। कोटकी में जब से ये आए हैं, इससे पहले समीर नूर जैकबाबाद चन्ना थे। जैकबाबाद में पोजीशन बेहतर है और कश्मीर कंदकोट में पोजीशन खराब है और इसी शिकारपुर इसी में। इसी सॉरी इसी गोडकी के लिए जब समीर नूर चन्ना थे, आपके इल्म में है कि इसी आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा था कि अगर किसी ने सिंध के अंदर बेहतरीन पुलिसिंग देखनी है तो वो जाके गोडकी का विजिट करे, कि 5-7 पुलिस वाले जो है समीर नूर चन्ना के होते हुए 1 महीने में जो है वो शहीद हो गए थे। तो इनको तो आए 2 महीने हो गए। अगर अच्छा, इन्होंने तो फिर बकौल आपके कोई कारनामा सर अगर अंजाम समीर नहीं दिया। हाँ तमामी जी साहब, जी। समीर नूर चन्ना साहब इतने खराब अफसर हैं, तो उनको पोस्टिंग के बाद पोस्टिंग क्यों मिल गई है? अब भी वो मिट्टी के थर पार करके एसएसपी है। अगर आईजी साहब ने उनको खराब तरीन पुलिस ऑफिसर डिक्लेयर किया और बलूचिस्तान पुलिस की एक जो रिपोर्ट है, आपको पता होगा, जो चांडियो साहब हमारे सहाफी थे जिनको उन्होंने 10 किलो चर्च में चालान कराया, सदाम लाशारी कत्ल हो गए, वो पुलिस पर कत्ल साबित हो गया, सोशल एक्टिविस्ट थे। इतने हम्म। ज्यादा इल्जाम के बावजूद अब भी वो थर पार करके एसएसपी है ना। तो ये तो मतलब ये पोस्टिंग ना तो आपने की है ना मैंने की है। जाहिर है कि पोस्टिंग करने वाला आईजी सिंह है, और आईजी सिंह को आप पहले ही हमारे शो में कह चुके हैं कि वो सिंध पुलिस के नाकाम तरीन आईजी हैं। आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने उन्हें नाकाम तरीन आईजी कह दिया, और उन्होंने फतवा मेरे मुतालिक जारी कर दिया कि ये तो सिंध दुश्मन जर्नलिस्ट है। मेरे लिए कहा कि सिंधियों का दुश्मन सहाफी है ये। वो तो ये मेरे लिए कहते हैं, कहे आप रहे उनको नाकाम, और उन्होंने फतवा मुझ पर सादिर कर दिया। अब बात तो आपकी सही है, ये तो हम भी रोज अव्वल से रो रहे हैं कि भाई जिस आदमी को आप बदतरीन पुलिसिंग का जिम्मेवार करार दे रहे हो, और आपने एक उसके लिए डिस्प्लेजर भी लिखा था। कहाँ गया डिस्प्लेजर? वो तो डिस्प्लेजर उन्होंने के मुंह पे मार दिया कि भाई आपने तो, यानी वो वाकया हुआ गोडकी का, उसके बाद बड़ा वाकया हुआ खुद जैकबाबाद में, जो पोलियो पिलाने वाली खातून के साथ जो रेप केस हुआ, उसमें खातून ही चेंज कर दी उन्होंने। ये भी आपके इल्म में होगा। क्या हुआ? उन्होंने तो शेर पे सवा शेर है, अपनी पसंद की पोस्टिंग ले रहे हैं। खैर, हम अपने नुक्ते पर आ रहे हैं, पॉइंट पर आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं अपना इमदाद भाई के एक तरफा, अब ये जो गोडकी के जो एसएसपी तब्दील हुए हैं, खुद बुकटी के रुफका का ये कहना है, बरह रास्त हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं है, ना वो मीडिया पर आना चाह रहे हैं, इस वक्त घबरा गए। एक शटअप कॉल मिल गई आईजी की तरफ से, तो वो अब मीडिया से बड़े दूर भागते हैं। कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन कोई रास्ते में नहीं आ रहे। उनके रुफका का ये कहना है कि जब आपसे तमाम मीडिया फोरम जो आपसे छीन लिया गया, खुद डीआईजी की तरफ से, आईजी की जानिब से, और वन वे एक मीडिया ट्रायल शुरू करवा दिया गया खुद बुकटी के खिलाफ। वो मीडिया ट्रायल का जो एक लेटर लिखा खुद डीआईजी ने, उसके बाद उसको लीक करवा दिया गया। उसके बाद जो है उन्होंने खुद एक व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया आईजी को कि भाई मुझे पर्सनल हेयरिंग का मौका दो, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। व्हाट्सएप उन्होंने कर दिया, व्हाट्सएप का भी जवाब आईजी ने देना गवारा नहीं किया। 48 घंटे बाद उन्हें जवाब दिया और कहा कि मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप डाकुओं से राब्ता रखो, और ये जो है वो अब आपको मुझे रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट लिख कर भिजवा चुके हैं, जो इसकी कॉपी मेरा ख्याल है आप तक पहुंच चुकी है, जो आप अभी हमारे प्रोग्राम में शेयर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उन्होंने भी रिपोर्ट भेज दी, लेकिन आईजी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब सवाल ये कि एक बंदे के खिलाफ है मीडिया ट्रायल सर, वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए? हालांकि तरीकार उसका गलत है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सरकारी मुलाजिम होने के नाते उन्हें प्रेस टॉक नहीं करना चाहिए था। तो सवाल है कि वे करता तो क्या करता? आगे कुआं पीछे खाई वाली बात थी। उन्होंने सस्पेंड तो होना था, ट्रांसफर तो उन्होंने होना था। वो कहता है ना कि बंदा मर रहा है, मरते मरते दूसरों को भी मारते हुए चले जाओ, कि बकुल आपके खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अब आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, उनको फोरम तो मिल गया है ना। तो फोरम हाई पावर एक कमेटी है, उसके सामने उनको मौका मिला है, वो अपनी चीजें साबित करें बजाय कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आप देखें कि डीआईजी ने, अब मेरे हिसाब से आप उसको गलत अमल कहते हैं, जो मीडिया पे वायरल हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना एक जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर का हक इस्तेमाल किया, खत लिखा। उसके मैं बाद उसको आपने मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। उनका ओके, राइट था, उन्होंने कर मैं दिया सही। मैं वो मैं अपना जुमला पूरा टाइमिंग करूं। टाइमिंग गलत उसका था, मैं ये सिर्फ करूं। अच्छा मैं अपना जुमला पूरा करूं, लेकिन जी। वो खत उन्होंने अपने आईजी को लिखा। आईजी साहब ने उनके खत को कोई मतलब हुक्कियत नहीं दी
और कोई शोकाज नोटिस या एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं की भुट्टी साहब को। मतलब वो उनका जो अमल था वो तो अंडू हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आज तक इन्होंने कोई पे दर पे कुछ 6-7 प्रेस टॉक्स किए, मीडिया ब्रीफिंग्स दी भुट्टी साहब ने, और बड़े संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए पीर मोहम्मद शाह साहब पर, तारिक धारेजो साहब पर और तनवीर तुनो साहब पर। इन तीनों अफसरान में से किसी एक ने भी उनकी बात का मीडिया में जवाब दिया? और ये होता है मुनासिब और एक सही रवैया। उन्होंने कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उन्होंने अपने किसी सहाफी के जरिए कोई लीकेज की, कोई बात कराई। ये जिम्मेदार प्रोफेशनल अफसरान का तरीक़ेकार होता है कि वो बिला सबब अपनी ज़ुबान नहीं खोलते। ये तो लगा रहा पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ, उधर से तो कोई जवाब नहीं आया ना। अब उनको मुनासिब फोरम मिल गया है, 3 अफसरान की कमेटी है, उसमें वो अपनी चीज़ें साबित करें। बजाय कि मीडिया पे आके बात करने के, वो अपनी चीज़ें साबित करे। कभी-कभी इंसान पर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ, गलत इल्ज़ामात भी लगते हैं, तो आदमी खामोश हो जाता है और अपने टाइम का इंतज़ार करता है। तो मेरी जो राय है, आपकी राय मुझसे थोड़ी अलग है। मेरी राय ये है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, जो एज़ ए अफ़सर उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा, ये कहना कि मैं कबायली आदमी हूँ, जब आप इस स्टेट की यूनिफ़ॉर्म और वर्दी पहनते, तो आप कबायली आदमी नहीं रहते। फिर ये कहना कि मैं डीआईजी के पास गया, उनको कहा मैं आपको इज़्ज़त बख्शने आया हूँ। भाई आप इज़्ज़त बख्शने आए हैं, वो आपके इमीडिएट बॉस है। फिर कहना कि मैंने अपनी उनसे गलती की माफ़ी माँगी, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। तो ये सारा जो एटीट्यूड है, जो तरीक़ेकार है, मुझे तो कम से कम किसी नॉर्मल आदमी का नहीं लगता। बाकी आपने जो बात की कि भुट्टी साहब ने जो एक अपना ब्रीफ बनाया है या एक रिपोर्ट बनाई है, वो वही मौक़िफ़ उनका होगा ग़ालिबन कमेटी के सामने। उसमें जो रिपोर्ट के कंटेंट्स हमें किसी सोर्स ने दिए हैं, रिपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन उसके जो नुकात है वो उन्होंने हमें बताए हैं कि ये जो सारा मामला है, ये सरदार शहरयार शर साहब पर हमले का मामला है, जिसमें अतावला उर्फ अत्तू सीलरो, शौकत सीलरो, शजन सीलरो, खालिद असगर सीलरो पे और कोई 15-20 और लोग हैं उन पे मुश्तमिल जो हैं लोग सीलरो कम्युनिटी के, उन्होंने सरदार शहरयार शर को कत्ल करने की कोशिश की। उसी रिपोर्ट में उनका कहना ये है कि जो इसमें ख़ास मेन जो कल्प्रिट है, उनके बकौल हुँ। अतावला और अतु सीलरो, उसने सारी फील्डिंग लगाई और दोपहर, माने ये 14 अक्टूबर की बात है, दोपहर 1:23 पर क्राइम सीन छोड़ा और ओबाड़ो शहर पहुंचा और सरदार शहरयार शहर की रेकी की। उसके बाद शकूर लाखो साहब का किरदार शुरू होता है उसमें, इस रिपोर्ट पे। शकूर लाखो के लिए कहा गया है कि उसने 2:36 पर हकीम गडानी जो ऑपरेटर हैं एसएसपी ऑफिस के, उनको फ़ोन किया और उन कॉल की ड्यूरेशन 32 सेकंड थी और सरदार शहरयार की और जान मोहम्मद बुख्ती साहब की मालूमात ली। 2:48 पर शकूर लाखो ने, जो एक मेन मुल्ज़िम है इसी इंसिडेंट का, ये मतलब मैं बुख्ती साहब का मौक़िफ़ जो हमें मिला है मुबैना तौर पर, सही है या गलत है, इसकी ऑथेंटिसिटी का मुझे नहीं पता, कि इसने 2:48 पर शौकत सीलरो को फ़ोन किया और उसमें भुट्टी साहब का ख़्याल ये है कि उन्होंने शौकत सीलरो को बताया कि सरदार शहरयार शर साहब और जान मोहम्मद भुट्टी साहब आ रहे हैं। और 3:06 पर शकूर लाखो ने जान मोहम्मद भुट्टी को फ़ोन किया और उसकी पोज़ीशन पूछी। जिसके बाद जब वो क्राइम सीन पर पहुँचे तो उन पर हमला हुआ। अच्छा, इसमें जो भुट्टी साहब का जो मौक़िफ़ है, मुबैना मौक़िफ़, उसमें एक कड़ी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मिसिंग है। मतलब वो एफआईआर में भी मिसिंग है, इनकी जो जो मलका जज़्बात बनकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें भी मिसिंग है। उमर शर्फ जो मारा गया उसी इंसिडेंट में, उसको क्यों उन्होंने छुपा दिया है? अच्छा, इनका कहना ये था कि निशाना सरदार शहरयार शर और अली मोहम्मद शर थे और जान मोहम्मद भुट्टी। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है लोकल सोर्सेज़ से, कि जो हमलेवा आवर थे, जो भी हैं, उनका निशाना उमर शर और अली मोहम्मद शर थे।
अब मैं थोड़ा इसमें थोड़ा आपको तफसील से बताऊं कि उमर शर जो इस हमले में कत्ल हो गए और उनका बेटा कत्ल हुआ था। उस बेटे ने एक मुखालिफ कबीले की लड़की को उठाया था, कारोकारी का मामला था, बड़ा मामला चला और उमर शर का बेटा कत्ल हुआ। उस बेटे के कत्ल के बदले में उमर शर ने 7 सीलरो बरादरी के बंदे कत्ल किए। जी। उसके बाद उमर शर साहब के जो हैं साहबजादे शहजादो शर, उसके भतीजे, भांजे, ये सब जो हैं हार्डन क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े डकैत हैं। और आपको घोटकी के यकीनन पता होगा, ये लोगों से सखर से जो मुल्तान जो मोटरवे जाता है वो महफूज नहीं है, नेशनल हाईवे महफूज नहीं है इन डकैतों से। इन्होंने बुगटी कबीले के सरदार को कत्ल किया, जो बुगटी कबीला के मुसल्लह लोग और पंजाब पुलिस के साथ आए और इनके साथ किया। तब ये छुपते फिर रहे थे और दुहाइयां दे रहे थे कि हम सिंधी हैं, सिंध हुकूमत हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे, पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे। और जब अब बुगटी साहब की तरफ से इनको थोड़ा रिलीफ का आसरा मिला तो इनको याद आ गया कि ये बलोच हैं और बुगटी साहब के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त अलाइनमेंट बनेगी। सिंध हुकूमत की एक ताकतवर सियासी शख्सियत है, उनका हाथ है सरदार शहरयार शर साहब पर और उनको एक वज़ीर से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है घोटकी में। अली हालाँकि हसन वो जरदारी साहब का नाम ले लो, मैं ले रहा हूँ, उनकी सपोर्ट इनको हासिल है। हाँ, अली मुझे हसन। उनका नाम लेने में कोई घबराहट नहीं है, अली हसन जरदारी साहब की उनको सपोर्ट है। तो वो शायद ये सोर्सेज़ ने बताया है कि वो वहाँ पर कोई शुगर मिल भी लगाना चाह रहे हैं, तो उनको अब शहरयार शाह साहब की हिमायत की भी ज़रूरत है। और उनसे वादा भी किया गया है कि उनकी कम्युनिटी के कोई 500 लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा, वो तो उनका हक है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो शर कम्युनिटी है, बड़ी अज़ीम कम्युनिटी है, जिसमें कामरेड मांधल शर और अपने शबीर शर साहब जैसे बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं, असद शर हैं और अपना वकील हैं कराची के बड़े नामवर कौसर शर साहब हैं, मतलब बहुत बड़ी शख्सियात हैं। और अपना बात ये है कि हर कबीले में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हम्म। हमारा एक कानून पसंद शहरी की हैसियत पे हमारा ये फर्ज है कि अगर मेरी कम्युनिटी में कोई आउटला है, कोई डकैत है, तो मुझे उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सही। जो आग वो दूसरे के घर पे लगा रहे हैं, वही आग वो क्रिमिनल का कोई मज़हब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता और क्रिमिनल की कोई कौम नहीं होती, कोई बिरादरी, कोई कबीला नहीं होता। तो कबीले के लोगों को ये ज़ात परस्ती और नस्ल परस्ती से निकल कर जो डकैत है, माना ये मैं सिर्फ शहर कबीले के लिए नहीं कह रहा, इसमें सीलरो कबीला, भुट्टो, धोंधू जो भी हैं, उनको अपने क्रिमिनल से लातअलकी करनी चाहिए और उनकी मुखालफत करनी चाहिए, पुलिस की और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की मदद करनी चाहिए। दूसरी इमदाद बात ये साहब। बताऊँ कि शकूर जी जी। लाखो भुट्टी शहर का रहने वाला है हम्म। और ये बात हमारे अकल में बैठती ही नहीं है कि वो इतनी जुर्रत करे कि वो सरदार शहरयार शाह साहब जैसी इतनी बड़ी शख्सियत, जो एक बड़ी कम्युनिटी का सरदार है और आपको पता होगा कि शर कबीला जो है वो जतोई कबीले का हिस्सा है, उनको कत्ल कराने का ये मंसूबा बनाए या उसके लिए ये सोच भी सके, ये उनकी हैसियत और ताकत से बहुत बड़ा मामला है। ये बात बिल्कुल लॉजिकली फिट ही नहीं बैठती कि वो मतलब शहरयार शर को कत्ल कराने के लिए वो सोचे। आपकी जो इतलात है कि उसने इकबाल जुर्म कर लिया है, लेकिन नहीं मेरी नहीं नहीं, इतलात में है मैंने इकबाल जुर्म का नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो फट पड़ा है, उन्होंने अपनी जबान खोल दी है। ये नहीं कि मेरे उन्होंने कोई ज़राए अपनी जुर्म। मेरे ज़राए ने ये बताया है कि जब उनसे पूछा गया कि आपने फ़ोन किया है शौकत शौकत सीबरो को और उसको मुखबिरी की है, फिर आपने गडामी से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे शौकत सीलरो से बिल्कुल बात हुई है, लेकिन उसकी मिस कॉल आई थी, 1-2 मिस कॉलें आई थी, तो उसके जवाब में मैंने उनसे पूछा कि आप कॉलें क्यों कर रहे हो? शौकत सीलरो कच्चे का रहने वाला है और वहाँ पर ये 3-4 साल से तैनात है, तो यकीनन उनके आपस में ताल्लुकात होंगे, वो खुदा बेहतर जानता है और इंक्वायरी कमेटी में वाज़ेह हो जाएगा कि इसने मुखबिरी की या ऐसे ही कोई दुआ सलाम के लिए फ़ोन किया। अच्छा, अच्छा सिर्फ़ हम्म, सीढ़ियाँ है ना, उसमें जो हम्म, बातें हुई हैं, वो तो अभी मंज़र आम पे नहीं आई है। ये जो 3 रुकनी कमेटी है, इससे हम उम्मीद करते हैं
कि वो बड़ी जबरदस्त इंक्वायरी करेंगे, जो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो लेट्स वेट, हमें इंतजार करना चाहिए कि इंक्वायरी कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट देती है, ताकि सारे हकायक, क्योंकि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, वो सारी अजम्पशंस पे हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पे हैं। और असल जो चीज होगी वो मेरी और आपकी बात नहीं होगी, वो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट। अच्छा, अभी जो आपने एक पूरी रिपोर्ट को जो है डिस्क्राइब किया हमारे शो में, जो रिपोर्ट भिजवाई थी खुद हफीज बुकटी साबिक एसएसपी ने, एक सीक्रेट रिपोर्ट थी, ठीक है ना? एक सीक्रेट रिपोर्ट भेज दी थी खुद डीआईजी सखर ने, पीर मोहम्मद शाह ने, वो भी अब लीक आप हो गई थी। डीआईजी को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, तो इनकी रिपोर्ट भी तो वायरल हो गई, मिल गई ना, मैं आपके मैं पास भी आ गई। मैं तो मेरा यही सवाल था कि दोनों बराबर हुए ना। ये किसने ये किसने आउट की? ये सवाल ये पैदा होता है ना कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपके पास कहां से आई, लेकिन ये रिपोर्ट भी सीक्रेट थी, ये भी आउट हुई। यकीनन इसकी भी 3 कापियां तो नहीं, 2 कापियां होंगी, या तो एसएसपी की कॉपी है या फिर आईजी की कॉपी है। दोनों में से किसी एक ने इसको लीक किया है। हनीफ हनीफ साहब सुने, माना जो रिपोर्ट भिजवाई जाती है तो वो कई हाथों से गुजरती है, उसमें आउटवर्ड नंबर लगता है, फिर आईजी ये साहब के ये अच्छा, पास। अब इंटरप्ट करता हूँ। ये पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा था, तो मुझे बड़े सीनियर किस्म के कुछ पुलिस अफसरों के फोन आए, उसने कहा भाई कि इमदाद साहब थोड़े से इसमें मुगालता हो रहा है। ये जो लेटर होता है ना, जो बाई नेम होता है आईजी को, डायरेक्ट आईजी को, वो लेटर आईजी का पीए भी नहीं खोलता है, वो डायरेक्ट आईजी ने खुद खोलना होता है, किसी और हाथ में नहीं जाते, उसमें कोई इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होता है। वो डायरेक्ट, जो अगर आपके नाम पे है ना, एक होता है ना रूल ऑफ बिजनेस के तहत आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक आपके डायरेक्ट आपके नाम पर आ रहा है तो वो आप ही खोलोगे। ये किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे बताया, तो मैं आपको इसलिए इंटरप्ट मैंने की जी। अब आप बताएं। तो मैंने जो काम किया है सरकारी मुलाजमत में, मेरे इल्म में ये नई बात आई है, मुझे पता ये नहीं था। हाँ, ये जी जी, आप कंफर्म कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, मैं इस पे काम करूंगा, पूछूंगा, कंफर्म करूंगा। बाकी जो लेटर होता है, जैसे आपकी खबरें हैं, मेरी खबरें हैं, वो सारी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे मुबनी होती हैं, तो उसकी लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब वो लेटर कोई आदमी लेकर जाता है, इंसान लेकर जाता है ना, तो वो अभी तो वहीं अभी से तो अभी आजकल तो ये तो लेटर, पांच अभी हजार तो ये पांच अभी हजार तो रुपये वाला सारे मोबाइल लेटर है। जो है वो व्हाट्सएप पर जा रहे हैं। व्हाट्सएप जो है वो कोई बंदा कहीं से भी ले सकता है, कोई चीज अब सीक्रेट नहीं रही है, सब आर पार हो जाती है। अच्छा, आपने पांच भी एक बात की थी कि भाई वो बुकटी पर ये भी इल्जाम है कि जी वो डाकुओं से उनका मेल जोल था, और इस किस्म के डाकू जो पुलिस वालों के कत्ल में मुलविस हैं, इसमें उनकी माफी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये आपने कहा, ठीक है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो लोग छुपे हुए थे, जो रियासत के दुश्मन थे, जो रियासत के लिए खतरा थे, जो बगावत के मुलजिम थे, अगर उनकी जो है माफी हो सकती है, वो माफी हो सकती है, तो फिर उनके मुकाबले में इनका जुर्म तो कुछ भी नहीं है। ये तो खुद सदर मुमलिकत जब आए थे सखर के दौरे पर 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, उस वक्त उनका जो फरमान था उसमें यही तो कहा गया था कि इनको कौमी धारे में लाओ, इनको हथियार डालने पर मजबूर करो, ये सब कुछ कह के चले गए थे। वो ये जो हफीज बुकटी की जो रफका है, उनका ये कहना है कि ये तो सदर मुमलिकत के उसी जो विजन था उसको अमली जामा पहनाने के लिए सब कुछ वो कर रहे थे, और ये इसमें सब के सब ऑन बोर्ड थे। उन्होंने कहा जी मैंने जो भी कुछ किया उसमें डीआईजी भी मुलविस है, उसके इल्म में है, आईजी के इल्म में है, वजीर दाखिला के इल्म में है, सिंध के वजीर आला के इल्म में है, बाकी सब, यहाँ तक के ऐवान सदर के भी इल्म में था कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और सदर का विजिट था 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, बाकायदा उसका वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो है वो सदर का दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया गया। ये मेरे इल्म में है, आप क्या कहते हैं इस पर? पहली बात,